बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हम दोनों बहुत खुश हैं और आप सबको भी खुश होना चाहिए, क्योंकि एक कौन खुश है? कावन खुश है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा दुआएं भी कर रहे थे कि ये अपने मुल्क वापस चला जाए, यहाँ से चला जाए, और अब वो बहुत खुश है और वो देख के हम दोनों तो बहुत खुश हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक और चीज़ का एहसास होता है कि हम किसी चीज़ को रेस्क्यू भी नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए भी बाहर से बुलावा और बाहर से ना इनिशिएटिव आ जाए। ये वही कावन है जो 35 साल यहाँ पर इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी में रहा है। उसके पैरों के ज़ख्म, अगर आप इस्लामाबाद ज़ू गए हों आपने देखे होंगे, उसकी बेबसी, उसका वो मुसलसल वहाँ पे खड़े होकर झूलते रहना, कभी का मौजूद ना होना। सहेली जो है वो मेरा ख्याल है उसकी भी डेथ हो गई थी बहुत जल्दी, 5-6 साल जो है वो सिर्फ साथ रहे ये लोग, और उसके बाद से मुसलसल अकेला। तो अब जब हम इस हाथी को देखती हूँ ना मैं, तो मेरे लिए तो ये एक उम्मीद का पैगाम है कि अल्लाह ताला जो है वो किस तरह से फ़रियाद सुनता है। मैं उस दिन भी कह रही थी कि बेज़बानों की भी वो फ़रियाद किस तरह से सुन लेता है और कैसे मिरेकल्स हो सकते हैं। इन्हें हम सोच नहीं सकते थे कि इस्लामाबाद ज़ू के इस एक जिसे कहना जगह से जहाँ पे कि वो बिल्कुल बेबस था, लाचार था, वो एकदम से एक अपने कुदरती माहौल में पहुँच जाएगा। 8 साल ये तन्हा रहा और अब जब ये कंबोडिया पहुँचा, वहाँ पर एक नया साथी मिल गया, एक नया दोस्त मिल गया। सूंड से सूंड उन्होंने मिलाई हुई थी और वो वहाँ पे अटकेलियाँ कर रहे थे, खुश था। बड़ी ज़्यादा यहाँ पे थेरेपी की गई बाद में, जब अदालत ने भी नोटिस लिया, सारा मामला हुआ, और अब हमें ये मालूम हुआ कि उसको जो ज़रूरत थी, उस माहौल की ज़रूरत थी जो उसे नहीं मिल रहा था, वो वहाँ पहुँचते ही बहुत खुश हो गया। हाँ, उसका कुदरती माहौल था ना। तो इससे हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए अक्सर घरों में पेट्स रख लेते हैं या जानवर रख लेते हैं। खुदा के लिए अगर हमने रखा हुआ है तो उसको उसकी जगह या उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पूरी करें, माहौल दें, जिसमें एक उसकी इमोशनल नीड भी होती है कि अगर उसका कोई और साथी अवेलेबल नहीं है तो कम से कम आप उसे प्यार दें, आप उसे वक्त दें, आप उसे तवज्जो दें। उसे ये ना लगे कि वो नेग्लेक्टेड है, उसे ये ना लगे कि वो बिल्कुल बेबस है। उसके खाने पीने का ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सो कामन साहब ने ये तो एक चीज़ लर्न की कि हमें अपने पालतू जानवरों समेत, ज़ू के जितने जानवर समेत और जितने जानवर हैं उनके साथ हमदर्दी का मामला और सलूक रखें। यही वजह है कि कावन हमें अच्छा लग रहा है। वहाँ पर टायर के साथ वो खेल रहा है, उसको वो माहौल मिला है जो उसको मिलना चाहिए था। वहाँ पर बड़ी आओ भगत की गई है, इस्तकबाल भी बड़ा किया गया। फिर वहाँ पर भी जब आए तो उसकी एक तरीके से जिस तरह आरती उतारी जाती है वो वाला माहौल था। कावन वहाँ पर खुश है, हम यहाँ पर खुश हैं। टॉप स्टोरीज की जानिब बाद एक मुआलिज की शहादत कोरोना वायरस का खौफ मजीद बढ़ा रही है। पेशावर में डॉक्टर खलीफा गुल नवाज अस्पताल बनू के एडिशनल डायरेक्टर थे। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 25 डॉक्टर्स कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना से बेफिक्र अवाम अपने साथ साथ वबा से लड़ने वाले कौमी हीरोज़ का भी ख्याल रखें। चीन ने कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराकें तैयार कर ली। शेंजन एयरपोर्ट पर मुंतकिल, ऑर्डर मिलने पर फौरी तरसील की जाएगी। बरतानिया ने फाइजर कंपनी की वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इटली में पहली वैक्सीन की आमद जनवरी में मुतवक्के। जापान में आवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का कानून मंजूर। सर्दी से बचना है तो सब्जियां गंदम के बजाय बाजरे की रोटी और साग मकई की रोटी के साथ खाएं। तिलों का इस्तेमाल जिस्म का दर्जा हरारत मुतवाजन रखने के साथ साथ उम्र ढलने के मरहले को आहिस्ता करता है। माहिरीन के मुताबिक मौसम सरमा की ग़िज़ाओं से जायके में ही नहीं बल्कि सेहत में भी मस्बत तब्दीली लानी चाहिए। और जिस तरह हमने बताया, कावन हाथी की कैद तन्हाई ख़त्म होगी। इस्लामाबाद के मरकज़ात चिड़ियाघर में 8 साल तन्हा रहने के बाद कंबोडिया में नया साथी मिल गया। कावन की कंबोडिया में दूसरे हाथी से दोस्ती और खेलकूद की वीडियो वायरल हो गई। जी, सो जितना ज़्यादा हम कावन को लेके खुश हैं,
काश के हम उतना ज़्यादा उसका यहाँ पे ख्याल भी रख पाते हैं। एक बार का रिग्रेट भी होता है हमजा, एक गिल्ट भी होता है अंदर सबके, मेरे अंदर तो है, इसलिए कि मैं जब भी जाती थी मैं देखती थी, सिर्फ ये नहीं कामन नहीं बल्कि वो भी तो उन रीछों का जिक्र जो है वो नहीं हो रहा जो बेचारे इसी तरह से मिजरी में थे, या फिर और बहुत सारे ऐसे जानवर, शेरनी का नहीं हो रहा, हाँ शेरनी का नहीं हो रहा, या उस शेर का नहीं हो रहा जिसको के आग लगाई गई और वो फिर वहाँ पे परेशान हुआ। सो हमारा जो एक रवैया है ना टूवर्ड्स एनिमल्स, हमें उस पर नज़रसानी करने की बहुत ज़रूरत है। और एक और हमारा रवैया है जिस पर हमें नज़रसानी क्या हर नज़र की ज़रूरत है, और वो ये है कि हम कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे, जिसकी वजह से, हमारी कोताही की वजह से वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हमें बचाने के लिए काम कर रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पेशावर में कोरोना से एक और डॉक्टर शहीद हो गए, जिसके बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा में वबा से ज़िंदगी की बाजी हारने वाले डॉक्टर्स की तादाद 25 हो गई है। ये हर रोज़ हमें कोई ऐसी अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है जिसमें कि एक ऐसा हीरो, एक ऐसा शख्स जो कि हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उस कोशिश में अपनी जान की बाजी हार जाता है। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक खलीफा गुल नवाज हस्पताल बनू के एडिशनल डायरेक्टर थे। वो नॉर्थ वेस्ट हस्पताल पेशावर में कोरोना के 22 वेंटिलेटर पर थे। और खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़े हस्पतालों की अगर हम बात करें तो मुतअद्दिद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। लेडी रेडिंग अस्पताल में 25 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, और ये उनकी ड्यूटी है कि वो वहाँ पर मौजूद है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। सो अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में LRH में 8 TMOs, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और पैरामेडिक समेत एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में कोरोना की तस्दीक हुई है। ये एक बड़ा नंबर है और ये वो लोग हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें मुख्तलिफ अस्पतालों की, तो मुख्तलिफ अस्पताल में डॉक्टर्स इसी तरह से और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इसी तरह से शिकार हो रहा है। रमज़ा, अगर आपको याद हो, मैं अपना आपको देखा वाक़या जो है बताया था कि मैं अस्पताल में मौजूद थी, मेरे साथ मेरे पेशेंट जो हैं वो भी मौजूद थे जो कि एक इंतहाई सीरियस कंडीशन में थे, जहाँ पे कि उनको नहीं वो एक्सपोजर किसी भी इस तरह के वायरस से होना होता है। और वहाँ पे अचानक एक ऐसा मरीज़ लाया गया जिसको कह रहे हैं टीका लगा दें और उसको कोविड पॉजिटिव, और डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स चीख रहे हैं कि ये रेड जोन में जाएंगे, हमें नहीं यहाँ ट्रीट नहीं कर सकते, और वो वहाँ ले जाने के लिए तैयार नहीं, वो इस चीज़ को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं कि ये कोविड पॉजिटिव और इनकी वजह से बाकी लोगों को खतरा है। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि उनके पास रिपोर्ट भी मौजूद थी कि कोविड पॉजिटिव है। कुछ लोग तो वो हैं कि जिनको इल्म ही नहीं है, और कुछ ऐसे लोग, इनके ऊपर तो FIR कटनी चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर इनको जेल में जाना चाहिए ताकि इनको पता लगे कि आप कैसे लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। इकदाम में कत्ल की दफात होनी चाहिए इसके ऊपर कि आपको मालूम है कि ये कोविड पॉजिटिव है और आप ये काम करें। खैर, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, किन मुश्किलात का शिकार हैं। कराची से वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा से हमारे साथ किफ़ायत मौजूद हैं, जबकि ज़िशान काका खेल पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कराची, कोयटा से किफ़ायत हमारे साथ हैं। सुबह कराची चल रहे हैं, ओके जी। कराची से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है, वकास बाकिर। बताइएगा कराची के अस्पतालों में क्या सूरत हाल है और यहाँ पर लोगों का रवैया कैसा है? देखिए, कराची में अगर हम सिर्फ कराची समेत सिंध के दीगर अजला की बात करें तो कोरोना वायरस के हवाले से हम सब शहरियों का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और एक दूसरे के जैसे खिलाफ है। अस्पतालों की सूरत हाल यह है कि कराची के करीबन तमाम ही सरकारी अस्पतालों में अब जगह खत्म हो चुकी है। कोरोना वायरस के सबब NICVD जो कौमी इदारा इमराद कल्ब सबसे बड़ा कराची का अस्पताल है, वहाँ पर अब डॉक्टर्स चूँकि खौफ का शिकार हैं, मुख्तलिफ वार्ड आए रोज बंद हो जाते हैं। मरीजों को जो कोरोना पॉजिटिव का शिकार हैं उनकी वजह से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो मुलाजिमीन हैं वो मुतासर होते हैं और उसके सबब फिर वो अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे बंद कर दिए जाते हैं। तो यानी अगर शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो अपनी जान पर खेल कर जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वो मजीद तवील अरसे तक जो इस अस्पताल के काम को जारी रख सकेंगे। इस वक्त सिंध में जो कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है वो हम सब शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, और हम सब शहरी न कारोबारी जगहों पर, न अवामी मकामात पर, न निजी और सरकारी दफातर में SOPs का ख्याल रख रहे हैं। जो बुनियादी तरीन SOP है मास्क का इस्तेमाल, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अगर हम बात करें सिंध में तो इस वक्त करीबन 2000 से ज़ायद जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ मुख्तलिफ अस्पतालों के वो इस कोरोना पॉजिटिव का शिकार हो चुके हैं, और 30 से ज़ायद डॉक्टर्स जो हैं वो इस कोरोना वायरस के सबब इंतकाल कर चुके हैं।
तो ये तो उन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के स्टाफ की सूरत हाल है जो कि खुद इलाज कर रहे हैं और वो खुद जो है इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। और इसका बुनियादी सबब शहरियों की गैर जिम्मेदारी है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद किल्लत पैदा हो रही है और फिर जो इजाफी भर्तियाँ करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल ठीक है जी, किफ़ायत से हम जानेंगे यही सवाल कोयटा से हमारी नुमाइंदे हमारे साथ हैं। किफ़ायत, हमें बताइएगा कोयटा में क्या हालात हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स मौजूद हैं और क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास हिफाजती किट्स मौजूद हैं? लोगों का रवैया बेहतर है, वो समझ रहे हैं कि कोरोना एक वबा है और इसकी दूसरी लहर का सामना है, ख़तरनाक है ये? देखिए, हमेशा से हम जो है कोई भी गलत काम हो या कोई भी बुराई हो तो बहुत आसानी से जो है वो हम ये जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद कर देते हैं। चाय का कप हाथ में पकड़कर हम ये कह देते हैं कि जी हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तहम मैं समझता हूँ कि ये कोरोना पैंडेमिक जो है इसने ये साबित किया कि सिर्फ हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती, बल्कि हमें आवाम को भी खुद जो है ये सोचना होगा कि ये पैंडेमिक, ये वबा जो है वो कितनी ख़तरनाक है। अगर SOPs पर अमल दरामद पर हम बात करें तो यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो किसी SOPs पर अमल जो है वो दरामद नहीं किया जा रहा। बारहा हर प्लेटफॉर्म से लोगों को ये कहा जा रहा है कि खुदारा घर से सिर्फ उसी वक्त निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो और उस पर भी आप जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से हाथ मिलाने से गुरेज करें और साथ ही साथ समाजी फासले का ख्याल करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना ही किसी शहरी जो है वो ये मास्क पहनता है, ना ही वो समाजी फासलों का ख्याल रखता है और ना ही जो ये सियासी अगर गैदरिंग्स हों तो वहाँ पर भी खुलेआम हम देखते हैं कि इनकी खिलाफ वर्जी हो रही होती है। साथ ही साथ जो शरह है बलूचिस्तान में कोयटा समेत जो है वो हम देख रहे हैं कि दिसंबर के इन 2 दिनों में जो है वो शरह 7% से बढ़कर जो है वो 10% को जो है वो जा पहुंची है। इस वक्त भी 1000 से ज़ायद जो है हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है जो कोरोना वायरस का शिकार हुए, अपनी जो है लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज करते हुए अपनी ज़िंदगियों को जो है वो उन्होंने खतरात से 2-4 किया था। हम उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कोयटा में शहरी अब तक जो है वो इस खतरनाक वबा को जानने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है कि आया ये वबा जो है वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है। लियाकत शाहवानी जो तर्जुमान है हुकूमत बलूचिस्तान की, उनका ये कहना था कि बारहा हम हर प्लेटफॉर्म से लोगों को ये आगाह करते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि हुकूमत हर शहरी के साथ जो है वो एक बंदा अपॉइंट कर दे जो उसको सुबह शाम दिन रात जो है वो SOPs पर अमल दरामद की जो है वो तंबीह करता रहे और अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करे तो उसको सजा दे। ये मुमकिन नहीं है। तहम जो शहरियों का ये काम है वो ये है कि आप इस चीज़ को समझें, इस खतरनाक वबा को समझते हुए जो है वो SOPs पर अमल दरामद करें। अस्पतालों की जो सूरत हाल है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोयटा में अब तक इतनी शरह नहीं है अस्पतालों में मरीजों की। तहम वहाँ पर स्टेब्लिश्ड हैं तमाम तर वार्ड्स जो हैं, आइसोलेशन वार्ड्स कायम हैं, वहाँ पर अद्वियात की बिल्कुल मौजूदगी हम देख रहे हैं कि यकीनी है और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ हैं उनको भी तमाम तर सामान जो है वो मुहैया किया गया है ताकि वो अपनी भी हिफाजत करते हुए लोगों को जो है वो इस वबा से जो है वो बचाएं। तहम हम ठीक है, लेकिन निशान काका खेल से पूछना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि हम अभी बात कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 25 डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं और रेशो बहुत ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा की जब बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेशो जो इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, जिसके बारे में बार बार सवालिया निशान उठाया जा रहा है। ज़िशान वहाँ पे मौजूद हैं। ज़िशान, हमें आगाह कीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या इंतजामात बेहतर नहीं है, क्या बिल्कुल SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या हिफाजती किट्स डॉक्टर्स के पास, पैरामेडिकल स्टाफ के पास मौजूद नहीं है कि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? जी हमजा, बहुत शुक्रिया। जो जब से दूसरा लहर जो है शुरू हुए काफ़ी तादाद में जो है आम शहरियों के साथ साथ जो तिब्बी अमला है वो भी ज़्यादा मुतासर हो रहा है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में तकरीबन अब तक 100 के करीब डॉक्टर्स और दीगर जो एहलकार है वो कोरोना का शिकार हो गए हैं। 25 डॉक्टर्स भी जो है वो शहीद हो गए हैं जबकि 40 के करीब जो दीगर अमला है जिसमें क्लास 4 है, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जाबाक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना की सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। यही वजह है कि अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है 3 अफराद जाबाक हो गए जबकि नए केसेस जो है वो 218 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। पहले जो है ये केसेस 50 और 60 रिपोर्ट हो रहे थे, अब जो है एकदम ये जम कर गया है और 200 से ज़ायद केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे
रहे हैं। अब तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो है 1378 अफराद कोरोना वायरस के बायस जो है जाबाक हुए हैं, जबकि 47,919 अफराद जो है वो मुतासर भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस है वो सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में है। यहाँ पर 18,079 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 657 अफराद यहाँ जाबाक भी हुए हैं। लेकिन फिर भी लोगों का जो गैर संजीदा रवैया है वो काबिल अफसोस है। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ जो है खलीफा गुल नवाज अस्पताल के जो एडिशनल डायरेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद फारूक वो भी जाबाक हुए। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सीनियर क्लर्क थे, सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में नहीं है इस वक्त। बहुत शुक्रिया ज़िशान काकाखेल हमें आगाह कर रहे थे, वक्र कराची से आगाह कर रहे थे और किफ़ायत हमें कोयटा से आगाह कर रहे थे। SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसलिए जो हमें बचाने के लिए मौजूद हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ गंवा रहे हैं। और 25 के करीब जो डॉक्टर्स हैं, अभी पैरामेडिक्स का नंबर इसमें शामिल नहीं है। ये जो शहादतें हैं, ये इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये वो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हम उनके एक तरह से ज़िम्मेदार हैं उनकी इस बेवक्त दुनिया से चले जाने के। उनके ख़ानदान हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं और हमारा एक दूसरे की तरफ ये ज़िम्मेदारी है कि हम मास्क लगाएं, इसलिए कि हमारा मास्क, मेरा मास्क जो है वो आपको महफूज रखेगा और आपका मास्क जो है वो मुझे महफूज रखेगा। हमें एक दूसरे की हिफाजत जो है उसका ख्याल रखना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम वैक्सीन्स की बात कर लेते हैं कि कल हमने बात सुनी कोरोना वैक्सीन के हवाले से और पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन की सूरत में बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि फाइजर की वैक्सीन अगले हफ्ते बरतानिया में दस्तयाब होगी। चीन ने वैक्सीन की लाखों खुराकें जो हैं वो तैयार कर ली हैं। जापान में मुफ्त वैक्सीन की फराहमी का बिल पास हो गया है। इटली में पहली वैक्सीन की आमद जनवरी में मुतवक्को है। अतालवी वज़ीर सेहत ने कहा कि पहले फाइजर्स की वैक्सीन, इसके बाद मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन जो है वो आएगी। लेट्स होप कि ये वाकई हम सब की फलाह और बेहतरी की तरफ हो और मुल्क से और दुनिया से कोरोना का खात्मा हो। हुकूमत का एक और इनकलाबी इक़दाम भी सामने आया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का आगाज़ कर दिया। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद में वो तकरीब से खिताब कर रहे थे और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि ड्रैप शफाफियत और बेहतर कारकर्दगी की तरफ गामजन है और हुकूमत ड्रैप में बड़े पैमाने पर इस्लाहात कर रही है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि ड्रैप की ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, इसका क्या फ़ायदा है और क्या चीज़ें हैं जिससे आवाम को बेहतरी आने की उम्मीद और तवक्को रखनी चाहिए इस एप्लीकेशन से? देखिए जी, जो भी तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया उसमें जो सबसे अहम जुज़ है ना वो उसकी ट्रांसपेरेंसी है और उसका ईज़ ऑफ यूज़ है। यानी वो शफाफ है, वो पता जिस किसी ने अपनी दवा रजिस्टर करानी है उसको दफ्तरों के चक्कर और कागज़ के पलंदे और बार बार याद दहानी करवाने की बजाय एक ऑनलाइन सिस्टम है। जैसे आप एक पार्सल तरसील करते हैं किसी जगह, आप उसको भेजते हैं, आप एड्रेस लिखते हैं, फिर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, कंपनी आपको ट्रैकिंग नंबर देती है। इसी तरह इनके पास एक ट्रैकिंग का तरीका होगा। अगर एक ड्रग का मैन्युफैक्चरर आता है, वो एक नई दवा इंट्रोड्यूस या रजिस्टर कराना चाहता है, वो उसके कागजात जमा कराएगा, उसके फिर उनकी इंस्पेक्शन होगी। वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो रजिस्टर करने वाले को दिखेगा। अच्छा, दूसरे एंड पे जिन्होंने उस चीज़ को प्रोसेस करना है उनकी टाइमलाइंस हैं कि भाई इतने हफ्ते हो गए हैं, ये चीज़, ये वाला स्टेप मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ। इस सारी चीज़ की विजिबिलिटी, सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो ड्रैप की सीनियर लीडरशिप के पास होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक शफाफ और आसान तरीका होगा ताकि जो अच्छी दवाएं हैं वो पाकिस्तान में बेहतर तौर पे जल्दी रजिस्टर हो सकें। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है फार्मा के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, वो कम होगी, आसानी होगी। नतीजा क्या होगा? दवाओं की कीमतें और उनके म्यार में बेहतरी और इम्प्रूवमेंट आएगी। और सबसे बढ़ के ये मैं समझता हूँ कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री उस लेवल पे आ सकती है जहाँ वो अब चंद $100 मिलियन की एक्सपोर्ट की बजाय अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट के लेवल पे जा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भी कमाएंगे और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर और सस्ती और म्यारी दवाई भी मुहैया करेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, शफाफियत के हवाले से थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि शफाफियत के सवालात बहुत उठते हैं, वो मैकेनिज़्म क्या है कि शफाफियत को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। और मयारी अद्वियात एक मामला है कि हम देखते हैं कि मयारी अद्वियात का मसला अक्सर उठाया जाता रहा है, तो मयारी अद्वियात को चेक कैसे किया जाएगा कि ये मयारी हैं, कीमतें ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं, कीमतें बिल्कुल ठीक हैं? वो मैकेनिज़्म थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा।
बिल्कुल जी। अच्छा, दो बातें। एक तो जो म्यार है, जहाँ तक म्यार का ताल्लुक है, उसके लिए ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि पिछले सालों में काफ़ी एफर्ट के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ का नेटवर्क है वो हमारे ख़ित्ते के हिसाब से खासा बेहतर तस्वर किया जा रहा है और अच्छी लेबॉरेटरीज़ हमारे यहाँ आ चुकी हैं। सो एक वक्त था कि हमारे यहाँ ड्रग टेस्टिंग करने के लिए बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटी थी, वो सिचुएशन नहीं रही, उससे बहुत बेहतर हालात हो चुके हैं। तो ये गुज़िश्ता और मौजूदा काविशों का नतीजा है कि टेस्टिंग की कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि आपने ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है। अब हम उस लेवल पे जाना चाहते हैं, ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से जो कि जिसका कल इंट्रोडक्शन हुआ या जिसका लॉन्च हुआ, बल्कि हम इस लेवल पे जाना चाहते हैं कि हर दवाई की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसकी किस वक्त क्या प्राइस फिक्स हुई, उसके पीछे जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था वो क्या था, जब उस फार्मूले में अगर कोई कंपोनेंट था जो चेंज हुआ, मिसाल के तौर पे दवाई की रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई, वो कब बढ़ी, उसके ऊपर फार्मूले का किस तरह इतलाक हुआ, ताकि देखने वाले की ये चीज़ वाज़ेह हो जाए और आवाम को, मीडिया को, लोगों को, डॉक्टर्स को, मेडिकल सिस्टम को, सबको वाज़ेह हो जाए कि ये दवाई अगर इस कीमत पे बिक रही है तो इसकी वजह क्या है। देखिए, जब किसी चीज़ को खुफिया रखा जाए ना तो फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल शफाफ और ओपन होनी चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जैसे आपसे मयारी और मतलब सस्ती अद्वियात को फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हमेशा बात होती है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी अगर देखा जाए तो सारी अद्वियात जो है वो जेनेरिक फार्मूले के ऊपर प्रिस्क्राइब की जाती है, ब्रांड नेम के साथ नहीं। क्या इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि इस तरह से भी आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि पेशेंट डॉक्टर बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हो बनिस्बत पेशेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के? देखिए जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा अहम बात है और इसके ऊपर ना सिर्फ गौर नहीं बल्कि काम काफ़ी हद तक हो चुका है। हम ये चाह रहे हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो प्रेस्क्राइब करने वाला है, वो दवाई का नाम लिखे, एक प्रॉपर तरीके से एक प्लेटफॉर्म हो, एक ऐप हो या एक वेबसाइट हो जिसके ज़रिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे, उसी प्रिस्क्रिप्शन को किसी भी फार्मेसी में से पिक करके उसके ऊपर डिस्पेंसिंग हो जाए, एक रिकॉर्ड भी आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कौन सी दवाएँ कैसे प्रिस्क्राइब हो रही हैं, पैटर्न्स भी सामने नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से कि हम इसकी तरफ यानी सोच नहीं रहे बल्कि इंशाल्लाह इस तरफ पहले कदम उठाने लगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कोरोना वबा की जो दूसरी लहर है, हम उसकी जद में हैं। कल से बात चल रही है कि फाइज़र की वैक्सीन आ गई, बरतानिया ने इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान को कब तक वैक्सीन मिल जाएगी और अंदाज़न उसकी कीमत क्या होगी और क्या कीमत के बारे में सोचने की ज़रूरत है या हुकूमत खुद ही जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएगी लोगों को? अच्छी बात तो ये है कि जी हुकूमत ने चूँकि पैसे मुख्तस कर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो इसके अवलीन और दूसरे और तीसरे लेवल की जो तरजीह पे लोग हैं उनको बिल्कुल कीमत के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। ये ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह हुकूमत उठाएगी और ये हुकूमत दवा ये वैक्सीन फराहम करेगी ताकि जो हमारे सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो तो फटाफट कवर हो सके, इसके लिए जल्द अज जल्द। अच्छा, इसमें हमारे लिए एक चैलेंज है, वो ये चैलेंज है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपनी दवा की अफादियत के क्लेम्स कर रही हैं और वो 90% और 95% और इस तरह की गुफ्तगू चल रही है। तो ये, लेकिन एक जहन में रहिए, ये इब्तदाई नतीजे हैं और जो भी संजीदा साइंसदान हैं जो इस चीज़ को देखते हैं वो चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं, क्योंकि ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, कई दफ़ा ये उस तरह से पैन आउट नहीं करती, उस तरह से ये बाद में होती नहीं। तो हमने देखना होता है कि कौन सी वैक्सीन हमारे लिए बेहतरीन है, किन की हमारे पास रसाई है और हम उनको कैसे पाकिस्तान में पहुँचाएँ, और अगर उनके कोल्ड चेन के कोई मसाइल हैं तो उनको हम कैसे हल करें। ये सारी चीज़ सोची जा भी चुकी है और इस पर काम भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पहली तिमाही फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो पहला मरहला है वैक्सीन की फराहमी का वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम जो फ्रंट लाइन कोविड के हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे वैक्सीन के ज़रिए। फिर उसके बाद जनरल हेल्थ वर्कर और वो लोग जो कि उम्र में ज़्यादा हैं, जिनको कोविड की बीमारी से ज़्यादा ख़तरा होता है मौत का, या तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और फिर अमूमी पॉपुलेशन पे बात आएगी। तो इंशाल्लाह ये बतदरीज होगा, लेकिन अगले आने वाले साल में इस पर खासी प्रोग्रेस होगी। डॉक्टर साहब, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि बहुत मार्केटिंग की जा रही है कि हमारी वैक्सीन सबसे आगे, हमारी वैक्सीन सबसे बेहतर, 95%, 90%, ये फरमाइएगा कि उसके नेगेटिव असरात की भी बहुत
सारी बात की जा रही है। मैं अक्सर कोट करती हूँ, कैनेडी आप भी जानते होंगे, और बॉबी, जिन्होंने अमेरिका में रेज़ किए हैं बहुत सारे कंसर्न्स RNA के हवाले से। कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा महफूज होगी, और क्या इसको भी मॉनिटर किया जाएगा कि सिर्फ जो महफूज वैक्सीन हैं वही अवेलेबल हों, और ये नेगेटिव मार्केटिंग या बहुत सारी मार्केटिंग के साथ बहुत सारी ऐसी वैक्सीन जो इतनी इफेक्टिव या शायद इतनी मौसर और महफूज नहीं है वो ना कहीं मार्केट में आ जाए पाकिस्तान में? बिल्कुल जी, और ये मुश्किल चीज़ है क्योंकि देखिए वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर तो अपना क्लेम करेगा, लेकिन फिर इसीलिए हर एक के साथ हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करके उनका ओरिजिनल डेटा देखने की कोशिश करते हैं, ताकि ये हम खुद से फैसला कर सकें कि जो रिसर्च या साइंस उन्होंने की है, जिसकी बेसिस पे वो अपनी दवाई रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, क्या वो वाकई दुरुस्त बेसिस है या नहीं। फिर जो सेफ्टी का जिक्र आपने किया, उसको उस तमाम जो है डेटा को भी देखा जाएगा। सो अफादियत और उसकी सेफ्टी दोनों चीज़ें देखनी बिल्कुल तराजू में तोली जाती हैं। अच्छा, फिर ना सिर्फ ये बल्कि उसकी रसाई, उसकी कैपेबिलिटी, उसका रैंप अप कितना है, वो कितनी मिलियन और कितनी बिलियन डोजेज प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमें यकीन तो हो कि हम आपको ऑर्डर देंगे तो आप हमें सप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ अपडेट कर रहे थे उन तमाम हुकूमती इक़दाम के बारे में जहाँ पर के कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन की फराहमी और दस्तयाबी के बारे में मैयर्स दिए जा रहे हैं। हमें इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, और आप सबके इल्म में होगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त बात की जा रही है शैडो पेंडेमिक की। शैडो पेंडेमिक क्या है? एक तो ये पेंडेमिक है कि जो ये वायरस आया है और इसने कोरोना में मुब्तला कर दिया। दूसरा ये कि उसकी वजह से जो हम घरों में बंद हो गए हैं, हमारा एक्सपोजर नहीं रहा है, फिर हम लोग जो है जहनी दबाव का शिकार हैं। और होता क्या है हमारे माशरे में या किसी भी माशरे में, दबाव हमेशा अपने से कमज़ोर पे निकलता है। मियाँ जो है वो बीवी पे तशद्दुद करता है, बीवी शायद बच्चों को आगे मारपीट का निशाना बनाती है, अफसर जो है अपने से नीचे वाले मुलाजिम को जो है वर्बल अब्यूज़ का या फिजिकल अब्यूज़ का निशाना बनाता है, एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन शैडो पेंडेमिक बात की जा रही है घरों के अंदर उस तशद्दुद की जो कि किया जाता है, और ख़वातीन जिसका बहुत ज़्यादा तादाद में शिकार हो रही है। और ये पेंडेमिक तो ख़त्म हो ही नहीं रहा, कोई वैक्सीन नहीं आ रही इस पेंडेमिक के लिए, और कभी शायद सोचा ही नहीं जाता कि कोई वैक्सीन इसके लिए भी होनी चाहिए कि ये चीज़ ना हो, कोई सख्त सजाएं हो। लेकिन अब कुछ वफाकी हुकूमत ने किया। हमजा, कोई भी चीज़ ख़त्म उस वक्त होती है जिसका पहला मरहला ये होता है कि आप उसे गलत समझें। हाँ। दूसरी बात यह है कि आप उस गलती का एतराफ़ करें। फिर तीसरा मरहला आता है कि आप उसकी इस्लाह करें। हमारे यहाँ मुसीबत ये है, अगर हम वायरस की बात करें तो हम मानते ही नहीं कि वायरस भी है, फिर हम ये भी नहीं मानते कि उसको हम गलत कर रहे हैं अगर हम उसका नहीं कर रहे हैं, और फिर हम उसकी इस्लाह क्या करेंगे। यही मामला बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से भी है। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद रोकने के लिए एक ज़बरदस्त इक़दाम किया है। हुकूमत तशद्दुद की इत्तला के लिए हेल्पलाइन ऐप 1099 का इजरा कर दिया है। मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ, 1099, यानी किसी भी खातून या बच्चे को ये लगे कि आपको तशद्दुद का सामना है, भले कहीं भी ये सूरत हाल है, आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इस्लामाबाद में हेल्पलाइन ऐप के इजरा की जो तकरीब थी उससे वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक श्री मज़ारी ने खिताब किया, और उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि सिनफी बुनियादों पर ख़वातीन और बच्चों पर किए गए तशद्दुद के ख़िलाफ़ 16 दिन की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। और ये भी कहा कि रेप के मुकदमात सुनने के लिए कोर्ट्स भी बनाई जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए। और सिनफी तशद्दुद जो है ना, इसके जराइम के हवाले से लोगों की जहनीत बदलने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि औरत पे जो जुल्म है या जो उसके साथ तशद्दुद है, भले वो घर में बेटी के साथ हो रहा है, बीवी के साथ हो रहा है, बहन के साथ हो रहा है, किसी को वर्कर के साथ हो रहा है, वो गलत है, तब तक हम इसको बदल नहीं सकेंगे। मज़ीद कहा गया कि इस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होते ही पुलिस मदद के लिए पहुँच जाएगी। ये इम्प्लीमेंटेशन का मरहला है कि क्या इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता। पाकिस्तान में तो हर कानून के बाद बहस यही रहती है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के मराहिल क्या होंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। समाजी कारकुन आलिया सारिम साथ मौजूद है। आलिया साहिबा, अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू। ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात रोकने के लिए खुसूसी हेल्पलाइन ऐप का इजरा, आप समझती हैं ये कितनी अहमियत का हामिल अमल है ये जो किया गया है? और दूसरा ये बताइएगा, आपको ये लगता है कि ये मसला हल हो जाएगा ऐप से, इस तरह के इक़दाम से कुछ कमी आएगी तशद्दुद के वाक़यात में? जी, खुश आइंद बात है कि मैं अब ये देख रही हूँ कि तवातुर से इस हवाले से बात हो रही है, चाहे वो औरत और बच्चों पे तशद्दुद है या रेप केस है। यानी एक दफ़ा हुकूमत आवाज़ उठा के खामोश नहीं हो रही, बल्कि मुतवातिर बात हो रही है।
लेकिन आपको याद होगा वो जो कानून आया था कि तशद्दुद या कंप्लेन करने की सूरत में शौहर को हथकड़ी लगा के लेके जाया जाएगा, तो क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकी? बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन करवाना यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए उस पर नहीं हो पाती कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल छूट जाता है। उसको अगर ये लोग ना छोड़ें तो मैं समझती हूँ इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि तवातुर से बात हो रही है और इतनी सख्त सजा जैसे रखी जा रही है, उसमें मुझे किसी हद तक इत्मीनान है। लेकिन याद रखिएगा भाई, शेल्टर होम में मैं केसेस को देखती हूँ। मैंने खुद, हमारे इदारे ने केसेस को वहां तक लेके गए जब मुजरिम को सजा होने वाली थी, चाहे उसमें कत्ल के केसेस थे, चाहे रेप के केसेस थे, या बहुत आप ये समझिए कि महरम रिश्तों से बहुत सारे मसले थे। हुआ क्या, वही लोग जिन्होंने शिकायत करवाई थी, जब हम सजा तक पहुंचते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कानून ऐसा हो जाना चाहिए कि जिसमें हुकूमत, जिसमें फिर पीछे कोई ना हो सके। और पीछे क्यों हटती है औरत? माँ इसलिए कि वो कमजोर होती है कि अगर अभी मैं खड़ी हूं, चलो अदालत में तो मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगी, फैसला भी मेरी बेटी के हक में या मेरे हक में हो जाएगा, रेपिस्ट को भी बहुत सख्त सजा मिल जाएगी, सब हो जाएगा। उस कोर्ट के अंदर तो सारी जिंदगी नहीं गुजारना, उस कोर्ट से फिर उन्होंने बाहर भी तो निकलना है। बाहर निकल के जो धमकियां उन्हें मिली होती हैं उनसे भी घबराते हैं। तो प्लीज पूरा सेटअप बनाइएगा। ठीक है, अगर किसी चीज का कानून लाइएगा और इम्प्लीमेंटेशन करवाइएगा तो A to Z सब कीजिएगा, चाहे कानून है चाहे मजहब है, सबको ऑन बोर्ड रखिएगा। फिर मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। लूप होल्स क्या हैं जो आप समझती हैं जहाँ पे जैसे आपने खुद कहा कि अगर एक खातून जो है, मैं भी इस प्रोसेस में से गुजरी हूँ कि खातून आप हेल्प करने की कोशिश करते हो और फिर जब आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो तो जो आपके ऊपर ब्रंट आता है, जो आपके ऊपर प्रेशर आता है, हम आपके साथ ये कर देंगे, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, एंड यू गो थ्रू ऑल दिस जस्ट टू हेल्प अ वुमन। क्या आपके ख्याल में लूप होल्स हैं और उनको कैसे इंप्रूव करना है? देखिए, लूप होल एक तो मैंने यही रखा कि किसी को कोई कार्ड प्ले करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब हम आलिम दीन को एक साथ कर लेंगे, जब हम कानून दान को एक साथ कर लेंगे, उन बड़े नामों को, बड़े लोगों को एक साथ कर लेंगे और वो लोगों को समझाएंगे, जैसे जो लोग फॉलोअर्स होते हैं इन आलिम दीन के, इन मुफ्ती लोगों के जो फॉलोअर्स होते हैं और उनकी बहुत इज्जत है माशरे में और होनी भी चाहिए, तो जब आप उन्हें ऑन बोर्ड लेंगे और उनके साथ सारी चीजें तय हो जाएंगी तो फिर ये दो तरह के फिरके नहीं बन पाएंगे कि कानून को और एक मजहब को। दूसरी बात जो आपने लूप होल्स की बात की कि सबसे पहले अगर आपने औरत को मजबूत करना है तो औरत को माशी तौर पर मजबूत कीजिए, और अगर माशी तौर पर मजबूत करना है तो आप उसको तालीम तरबियत आप दीजिए। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है कि बहुत सारे मसाइल से निकल जाती है, वो तकलीफ में जरूर होती हैं लेकिन वो एक दिन जरूर आता है कि वो कामयाब होकर उस तकलीफ से गुजर जाती हैं। मैंने तबाही उन औरतों की देखी है कि जो बेचारी तकलीफ से गुजरती नहीं है, वो जिंदगी भर तकलीफ में रहती हैं क्योंकि वो ना अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, ना उनके पास कोई ऐसा हुनर या तालीम होती है कि वो जंग लड़ सके। कोई किसी की जंग नहीं लड़ सकता, फर्क कोई किसी की जंग नहीं लड़ सकता, हर एक को अपनी जंग खुद लड़नी होती है। तो खुदारा इंडिविजुअल हर एक को एक मुकम्मल इंसान बनाइए और उसको ये सलाहियत दीजिए कि वो अपनी जिंदगी के बारे में अच्छे बुरे फैसले खुद कर सके। और अगर उसका कोई साथ नहीं देता तो इतना पावरफुल हो, खास तौर पर रोजी रोटी कमाने में इतना पावरफुल जरूर हो कि वो अपना गुजारा कर सके। ये दो चार चीजें भी अगर हम कर लेंगे ना तो मैं समझती हूँ औरत हमारी जो कुर्बानी देती है, मैं औरत की कुर्बानी को कभी मजलूमियत पे नहीं लेके जाती। उसकी कुर्बानी देना उसकी ताकत है। जो दूसरों के लिए कुर्बान होना जानती है, क्या वो अपने लिए जीना नहीं जानती? बात यह है कि आप उसको कितने वसाइल देते हैं, आप उसको कितने मौके देते हैं। हुकूमत के हवाले से मैं एक बात कहूँ कि हुकूमत अच्छे इकदाम जरूर कर रही है और उनकी सोच भी बहुत अच्छी है, लेकिन इन्हें उन लोगों को भी साथ चलाना चाहिए। लेट सपोज औरत की बात करते हैं तो अगर जो बहुत सारे यहाँ पे शेल्टर होम्स चल रहे हैं, उन लोगों को जो 20-20, 25 और 30-30 या 50-50 सालों से शेल्टर होम्स चला रहे हैं और वहां ये टूटी हुई औरतें आती हैं। देखिए, जो मजबूत औरत है वो सोसाइटी में अपने घर में खड़ी हो जाती है और जो कुछ नहीं कर पाती वो शेल्टर होम में टूट कर आ जाती है। तो इन लोगों से बात करें, जैसे एक पूरी टीम बना रहे, उस टीम में इन एक्सपीरियंस लोगों को भी शामिल करें। फिर जो फैसले आलिया सालिम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप रही थी और सुकुम कोई नहीं रह जाना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। और मतलब टू रियलाइज ऑल दिस यू हैव टू बी अ वुमन। बदकिस्मती से सोसाइटी में बहुत कम वो मर्द हैं जो इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि एक औरत को किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये शेल्टर होम के हवाले से, और इसी के लिए पार्लियामेंट में भी खवातीन की जो तादाद है वो इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि खवातीन के जो मसाइल हैं वहाँ पर बेहतर तरीके से एड्रेस हो सके। हम और वोट देते हुए भी इसको देखना चाहिए कि जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, उन बातों में कितने ऐसे लोग हैं जो इस माइंड सेट के हैं जो इसके बारे में कानून साजी कर सकेंगे, और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, थप्पड़ ही मारे हैं ना,
नीलचीली पड़ गए ना, हड्डियाँ शड्डियाँ टूट गई, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लें। चलें एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। इस सदी को अगर कहा जाए तो ये वायरसेस की सदी है, भले वो कंप्यूटर में आने वाले वायरस हैं, हमारी ज़िंदगियों में आने वाले। हमने कोरोना के ख़तरात से निपट रहे हैं, लेकिन इसी के साए में इस साल की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम भी जारी है। 4 दिसंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान मुल्क भर में जो टारगेट है वो है 39 मिलियन बच्चों की वैक्सीनेशन। और ये बड़ा मुश्किल काम है कि जो पोलियो वर्कर्स जो इस वक्त काम कर रहे हैं इस वबा के दौरान, के ये भी बातें आ रही थी कि कई फैमिलीज़ तो अंदर नहीं आने दे रही ना, कि नहीं आप पीछे हट जाएं, लेकिन SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है, इन लोगों को आने दें। मुहिम में 2,85,000 वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं और पंजाब में 2 करोड़ और सिंध में 90 लाख बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख, जबकि बलूचिस्तान में 25 लाख बच्चों को हिफाजती जो कतरे हैं वो पिलाए जाएंगे, जो वैक्सीनेशन है वो की जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये सब टारगेट उस वक्त अचीव होगा जब आप कोऑपरेट करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 2,40,000 और इस्लामाबाद में 3,60,000, आज़ाद कश्मीर में 6,60,000 बच्चों का टारगेट है जिनको पोलियो के कतरे पिलाना है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ उज़मा खान मौजूद हैं जो कम्युनिकेशन ऑफिस कराची से हैं और वो ख़ुद भी उन्होंने सामना किया है इस वायरस का, एक बहुत बाहिम्मत खातून है। उज़मा बताइएगा, इस मरतबा जो पोलियो मुहिम है, एक तरफ पेंडेमिक है, वायरस है कोरोना वायरस, और दूसरी तरफ ये पोलियो का एक बहुत बड़ा ख़तरा जो कि चैलेंज है पाकिस्तान को दरपेश, आप कैसे समझती हैं, कैसे इन दोनों के दरमियान मौसर तौर पे पोलियो कैंपेन को जो है वो बनाया गया है कि ज़्यादा बच्चों को कतरे भी पिलाए जा सकें और उनकी हिफाजत पोलियो से भी हो और कोविड से भी हो? बहुत शुक्रिया। तमाम पोलियो की टीम और पोलियो रेडिकेशन स्टाफ के लिए इस बात को यकीनी बनाया गया है कि कोरोना के SOPs को फॉलो किया जाए और इसके लिए बाकायदा तरबियत साजी और तमाम मरहले में हमने इस चीज़ का ख्याल रखा कि कोरोना से बचने की जो तदाबीर है उसको इंश्योर किया जाए। तरबियत साजी में हमने उनको समाजी दूरी, हाथ और हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन के लिए बाकायदा तरबियत दी है और इस बात को यकीनी बनाया है कि बच्चे के मुंह में 2 कतरे डालने के लिए उनको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वायरस की ट्रांसमिशन का ज़रिया ना बने। नॉन टच टेक्निक, समाजी दूरी और हैंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, हमारी पूरी टीम इस वक्त बाकायदा एहतियाती तदबीर के साथ पोलियो के 2 कतरे हर बच्चे को पहुँचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ठीक है। उज़मा साहिबा, ये बता दीजिएगा कि वैसे अमूमी तौर पर अब पोलियो वर्कर्स को पहले तो बहुत मसाइल होते थे, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो बच्चे जो वैक्सीनेशन से रह जाएंगे वो किस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, उनकी वैक्सीनेशन कैसे होगी? इस तमाम जितने भी हमारे वालिदैन हैं जिनके बच्चों को हम अप्रोच कर रहे हैं, उनके हर बच्चे को 2 कतरे पहुंचाने के लिए एक बड़ी तादाद में तो ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से हमें बहुत ताउन मिलता है, लेकिन एक ऐसी तादाद भी है जिसमें लोग हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इनकारी वालिदैन हैं, तरह तरह के उनके खदशात हैं, ये वैक्सीन जो है उनके बच्चों को बीमार करती है, वेस्टर्न कॉन्स्पायरेसी है, बच्चे बड़े होंगे तो वालिदैन नहीं बनेंगे, तो हम उनकी परसुएशन के लिए काम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की टीम उनके उन खदशात को दूर करने की कोशिश करती है जिसकी वजह से वो इनकार करते हैं। हम उनको मुख्तलिफ दलाइल और उनके खदशात के लिए मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के उनको दिए जाते हैं, दलाइल दिए जाते हैं, डॉक्टर्स की राय लेते हैं, आलिम दीन की राय लेते हैं, समाजी रहनुमाओं की राय लेते हैं और उनके जितने भी खदशात हैं उनको हम कम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बच्चा महरूम ना रह जाए। इस वक्त पोलियो की टीम आज 4था दिन है और हम हर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर बच्चे को पहुंचने के लिए हमारी टीम लगातार कोशिश करती है, 1 से ज़ायद बार उनके घरों पे जाती है ताकि किसी वजह से अगर कोई बच्चा रह जाता है तो हम उसको भी कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया उज़मा खान हमारे साथ। और ये मुहिम उसी वक्त कामयाब होगी जब हम भरपूर तरीके से इसका हिस्सा बनेंगे और अपने बच्चों को इस वायरस से और अपने मुल्क को इस वायरस से बचाने की कोशिश करेंगे। जो पोलियो की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है, बाकी सारी दुनिया से उसका खात्मा हो चुका है, सिर्फ अफगानिस्तान में। बिल्कुल, इसका आप हिस्सा बने, बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जो हैं वो लाजमी पिलाएं। और अब हम एक ब्रेक लेंगे।
सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। रोशनियों के शहर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हतमी फ्रेमवर्क तैयार। वफाक बड़े मंसूबों के लिए 739 अरब रुपए फराहम करेगा, जिससे बेघर खानदानों के लिए कसीर मंजिला फ्लैट्स बनेंगे। अराजी हुकूमत सिंध देगी। कोरोना वबा में भी जालसाजों और फ्रॉड करने वालों के गिरोह सादा लौह सार्फिन को लूटने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं। मालूमात की फराहमी में बेहद एहतियात कीजिए, वरना कहीं आप घर से ऑनलाइन रहकर काम करने या पढ़ाई के दौरान किसी साइबर क्राइम का निशाना न बन जाए। आईसीसी की नई T20 रैंकिंग जारी। इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मलान ने 915 रेटिंग पॉइंट्स का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान के बाबर आजम की दूसरी पोजीशन, बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला और पाकिस्तान के इमाद वसीम का 9वां नंबर। और आज तस्करा करेंगे चकवाल की मशहूर सौगात बर्फी का, जो इस इलाके की पहचान है। बर्फी की तैयारी के लिए लकड़ी से बनी मशद्दी से खोए कई घंटों रगड़ाई की जाती है। करेंगे खाने की बात करेंगे। खाने के बगैर तो आपको हम जाने ही नहीं कहीं पर देंगे। हाँ, लेकिन एक और ग़िज़ा की जिक्र हम करने लगे हैं। ये वो ग़िज़ा है जो कि आपके जहन को, आपकी रूह को, आपकी शख्सियत को नर्चर करती है और ग्रो करती है। ये हमने एक सिलसिला सोचा है शुरू करने का कि हम शेयर करते रहें आपके साथ वो तमाम किताबें जो कि वर्थ रीडिंग हैं, जो नई आती हैं। और इसमें ये आज जिस किताब का हम तस्करा कर रहे हैं, ये आसिफ रफ़ीक साहब की ये किताब है सहाला यात्रा। अगर आपको मालूम हो तो सहाला जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर एक छोटा सा एक ऐसा जगह है जहाँ पर के पुलिस की ट्रेनिंग के कैंप्स मौजूद है, पुलिस की एकेडमी मौजूद है बहुत बड़ी, वहाँ ट्रेनिंग की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे भी चूंकि कजन्स वगैरह पुलिस में थे तो मुझे पता है सहाला, हम सहाला पोस्ट आए हुए हैं आजकल। और फिर वो सरगोदे से सहाला गया, ये स्कूल था उस वक्त, एकेडमी थी। फिर ये 1975 में गालिबन कॉलेज हो गया और उसके बाद से यहाँ से धड़ाधड़ जो पुलिस अफसरान हैं ये बन रहे हैं। तो उनकी जो ज़िंदगी है उसके हवाले से है। और हम ये शानदार किताब पढ़ने का आपको मशवरा देंगे। हमें भी ये मशवरा दिया गया कि आप इस किताब को पढ़ें, अगर आपको पसंद आए तो इसका रिव्यू ज़रूर करना। तो जब ये बात थी, हमें पसंद आई, दोनों ने पढ़ी। और ये सहाला यात्रा जो है एक साबिक पुलिस अफसर के तजर्बात का निचोड़ है। ये दास्तान है नए भर्ती होने वाले पुलिस ऑफिसर्स की। वाह वाह, क्या दास्तान है ये, और हर पुलिस अफसर की अनोखी दास्तान है। अगर आपको याद हो ना, जैसे मैंने पढ़ा था 90s में बजंग आमद, कर्नल मोहम्मद खान की लिखी हुई वो किताब जो कि काकूल के साथ हमें एक फैसिनेशन में मुब्तला करती है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो कोशिश करते थे और चाहते थे कि वो भी काकूल एकेडमी जाएं, वो भी फ़ौज का हिस्सा बने, वो भी यूनिफॉर्म पहने। तो ये हमें उसका एक पुलिस वर्जन, उसका एक यानी ये पुलिस के यूनिफॉर्म पहनने की तरफ इंस्पिरेशन है। कैसे इंसान जो है वो पहले ताकत हासिल करना चाहता है, वो चाहता है यूनिफॉर्म पहने, लोग उसे सल्यूट करें, वो एक बड़ा आदमी बन जाए। फिर वो उसको रियलाइज़ होता है कि ये नहीं है ज़िंदगी, कुछ और इससे बढ़कर है। फिर वो कैसे डिलीवर करने पे आता है, वो कैसे उस ताकत को जो है वो लोगों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए इस्तेमाल करता है। ये आसिफ रफ़ीक साहब ने कमाल महारत से इस तमाम प्रोसेस का जो है अहाता किया अपनी इस किताब में, जो कि सहाला यात्रा। अवाम और पुलिस के दरमियान जो खलीज है ना, उसको बड़ी महारत से पुर करने की उन्होंने कोशिश की है। फरा ये मैं पढ़ रहा था, मैंने इसके अंदर, हम दोनों ने वैसे एक निकाले हैं कि जी के कैसे करना है। मैंने तो देखा कि वो फिजिक्स में उन्होंने डिग्री हासिल की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में थे। और वो देख रहे थे कि जी के नए बिल्कुल नौजवान जो हैं उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई। और CD70 पे ना, ये जब हम लड़के होते हैं ना, उन पे CD70 के ऊपर सफ़र करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो उस पर देख के उनको बड़ी मोटिवेशन मिली। कुछ इक़्तिबास ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किताब जो है वो किस तरह से बहुत सारी खूबसूरत, मुझे तो इसकी जुमले, डिक्शन, इसकी तहरीर, इसका फ़्लो, इसकी बारीकियाँ बड़ी अच्छी लगी। ये है ये 146वां सफ़ा है। उम्र भर हम इम्तहान देते रहे। इंसान और इम्तहान का ताल्लुक़ जन्म जन्म से है। हज़रत इंसान की इस दुनिया में आमद भी एक इम्तहान का नतीजा थी और फिर चल सो चल। तालीमी इदारों के मुश्किल इम्तहान कामयाबी से पास करने के बाद पेशा वराना ज़िंदगी में तो और भी कठिन इम्तहान मुंतज़िर होते हैं। जवानी बज़ाते ख़ुद एक कड़ा इम्तहान होती है। कभी आँखों का इम्तहान पर चिलमने गिराई जाती हैं, कभी सोचों का इम्तहान जिस पर थकन के पर्दे गिराए जाते हैं, तो कभी जज्बात का इम्तहान जिसको संभालने के लिए कई जतन करने पड़ते हैं। और फिर दिल का इम्तहान, ज़्यादा धड़के तो मसला, कम धड़के तो परेशानी।
कई मुनकर नकीर विटकीर बिठाने पड़ते हैं जवानी पर ताकि राह रास्त पर रहे। वाह 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 वाह, आई लाइक इट लॉट। ये देखें, ये कितनी अच्छी बातें थी। मैंने जो इसमें से निकाला ना, मुझे पसंद आया। एक फ़नी चीज़ थी, क्योंकि हम देखते रहे हैं ड्रामे होते थे, उनके अंदर भी देखते हैं फ़नी चीज़ें थी ना, वो बड़े पसंद आती थी। मैंने एक चीज़ निकाली है कि जब अंग्रेज़ी का तो जो मसला हम पाकिस्तानियों के साथ है वो तो है ही है, और उसके बाद जब ये नौजवान चले गए हैं सहाला में ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, और वहाँ पर कुछ असातिज़ा हैं जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है। उस हवाले से वो कहते हैं कि जी अपने एक उस्ताद की बात कर रहे हैं कि मुझे उनकी अंग्रेज़ी की तारीख़ तो नहीं मालूम, लेकिन अंग्रेज़ी से उनकी मोहब्बत रोज़े रोशन के तरह अयां थी। वक्तन फ़वक्तन वो अंग्रेज़ी के नए हरूफ भी ईजाद करते थे। एक दफ़ा जब हम हाज़िरी के लिए मुरव्वजा तरतीब से खड़े थे, चंद नौजवान शायद काना फूसी कर रहे थे, तो मौसूफ़ को गुस्सा आ गया और वो गरजे, ये मिसबिहेव बंद करो, ये मिसबिहेव अच्छा नहीं है। लड़के खामोश हुए और ज़रा सी देर में फिर कोई सरगोशी हुई तो उस्ताद साहब गरजे, अगर आपने अपना मिसबिहेव ठीक ना किया तो मुझे ठीक करना आता है मिसबिहेव। ये जो एलर्जी है वो मैं निकाल दूंगा। वो एनर्जी कहना चाह रहे थे और उसको एलर्जी कह रहे थे। ये जो एलर्जी है वो मैं निकाल दूंगा। कुछ शरारती जवान अपनी हंसी पर काबू ना पा सके तो मौसूफ ने उन्हें सज़ा के तौर पर पुशअप्स लगाने यानी डंड लगाने का कहा और कहा कि उस पोजीशन में चले जाओ। अब यहाँ से बात बहुत अच्छी है, जब वो डंड लगा रहे हैं ना तो उन्होंने हुक्म दिया, अब कहा तो वो तैयार हो गए, और दूसरी दफ़ा फिर अब कहा गया तो उन्होंने कोई हरकत ना की, क्योंकि सारी प्लाटून पहले ही अप हालत में थी। उस्ताद साहब की जलाली तबीयत बिफर गई और उन्होंने इसे अरमानी समझ लिया कि जब एक दफ़ा अब कहूँ तो ऊपर उठे और दूसरी दफ़ा अब कहूँ तो नीचे वाली पोजीशन बनाई जाए। तो ये अप वाला जो सिलसिला था ये ऐसी रहा, यानी देयर वाज नो डाउन, इट वाज जस्ट अप 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 अब और ये आप पढ़ेंगे ना, इसमें आपको 5 प्लाटून्स का जिक्र मिलेगा, और जो प्लाटून दूसरे नंबर पर है उन्होंने लिखा कि जब उसको हम कहते थे ना 2 नंबर प्लाटून, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, और कैसी वो प्लाटून थी इसको आप पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मच अवेटेड बुक ऑन पुलिस, क्योंकि हमारे यहाँ इस यूनिफॉर्म को उस तरह से नहीं ग्लैमराइज किया गया या उस तरह से नहीं हाईलाइट किया गया। जो पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी होती है वो भी बहुत कठिन होती है, ये भी बहुत अपने फ़राइज़ जो है मुश्किल हालात में निभाते हैं। बहुत सी शहादतें जो है पुलिस के हिस्से में आ चुकी हैं। सो इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। एक चीज़ शेयर कर दूँ इसमें, ये किताब जब मुझे मिली तो मुझे इल्म नहीं था कि ये किताब किसने लिखी है, क्या किताब है। वालिद साहब की जो किताबें थी, मैं जब बचपन में उठाता था सबसे पहले तस्वीरों की तरफ चला जाता था, तो मैं इसी तरह से मैंने उठाया। 264 सफ़े हैं, आखिर में तस्वीर है। मैंने तस्वीर देखी तो मुझे काफ़ी चेहरे देखे भाले लगे इसके अंदर, और वो चेहरा क्योंकि ये 98 के अंदर इंस्पेक्टर बैच आया था, ये बैच दोबारा इस तरह से नहीं आए कि डायरेक्ट इंस्पेक्टर हुए थे। सब इंस्पेक्टर और ASI तो अभी भी होते हैं। तो उस बैच के अंदर मुझे मेरे चाचू नज़र आए, मैंने कहा तो काफ़ी, फिर उनके काफ़ी दोस्त मुझे नज़र आए, और इसके अंदर जो शहादत वाला एक सफ़ा है और पहला नाम मेरे चाचू का ही है इसमें, जावेद इकबाल तारण। ये 2003 के अंदर जो है शहीद हुए थे। मुझे नहीं पता था इस किताब का। ये जब मैंने किताब देखी, मैंने तस्वीरें देखी तो मुझे लगा कि ये वो बैच है, और उसी बैच में से यासिफ रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है, इसको ज़रूर पढ़ें। सो बहुत सारी शहादतें जो हैं जो पुलिस के हिस्से में आई, और हमें हर शहीद जो है बहुत अजीज़ है, इसलिए कि हम उन सब के कर्जदार हैं जिन्होंने इस वतन की हिफाजत के लिए, भले वो मुल्क के अंदर बदअमनी हो और दहशतगर्दी हो, या सरहदों के ऊपर दुश्मनी हो और दुश्मन का सामना हो वहाँ पर अपनी जानों को नजराने की, या कोविड के दिनों में पैरामेडिक स्टाफ और हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद डॉक्टर्स जो कि हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं। अच्छा, अब हम आपको कुछ रोशनियों के शहर की दास्तान सुनाएंगे। मुल्क के सबसे बड़े और कमाऊ शहर के लिए बहुत बड़ा मंसूबा अनाउंस किया गया था, जिसे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का नाम दिया गया था। फाइनली उसका फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया, और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा 3 बरस में कराची के बड़े मंसूबों के लिए 739 अरब रुपए फराहम करने का फैसला किया है, और बेघर खानदानों के लिए कसीरुल मंजिला फ्लैट्स भी तामीर किए जाएंगे, जो कि कराची का बहुत बड़ा मसला है। हाँ, और जिसके लिए फंड्स जो है वो भी वफाकी हुकूमत और अराजी जो है हुकूमत सिंध देगी। सो इस पे अमल दरामद की पहले राब्ता इक्तिसादी राब्ता कमेटी और फिर वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी, और उसके बाद कराची की नदी नालों की सफाई और तजावुजात का खात्मा जो है वो सिंध हुकूमत को देने का फैसला किया गया। सो इस तरह से इसकी डिवीजन है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग अरशद वोहरा साहब, आपने यकीनन कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जो हतमी फ्रेमवर्क है आपकी नज़र से गुजरा होगा, बताइएगा आपको लग रहा है कि वर्केबल प्लान है और इस पर अमल दरामद मुमकिन है, या आपको लगता है कि अभी भी इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आएंगे? देखें, सबसे पहले तो
आपको पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट जो है इसको आने में भी काफ़ी वक्त लग गया। चलें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो ये प्लान है ये आज का प्लान नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कच्ची आबादीज इनटू हाई राइजेज ये बहुत पुराना एक प्लान है। और आपके इल्म में होगा कि जब इनके ही एक पीटीआई के एक एमएनए थे, यहाँ पर एक एफसी एरिया है जो कि फेडरल कैपिटल एरिया कहलाता है, वहाँ पर कोई मुश्किल से बमुश्किल 10-15 हज़ार घर हैं जिनको वो खाली करवाने का कह रहे थे। वो लैंड अवेलेबल है, वहाँ पे हाई राइजेस बन सकती हैं। कराची जो है इतना डेंसली पॉपुलेटेड हो गया है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अब जो होनी है तो 70% जो एरिया गडाप टाउन जिसको कहते हैं वो 70% खाली है। उस तरफ आपको ये आबादी को ट्रांसफॉर्म करना होगा। ये जितनी भी कच्ची आबादी है, बिलखुसूस ये नदी नालों पे जो आबादियाँ बनी हुई हैं, अभी तक तो इन्होंने शायद इसकी काउंटिंग भी नहीं की है कि ये कितने लाख घर हैं, कितने ये फ्लैट बनाने हैं, वो आया पूरे होंगे नहीं होंगे। तो प्लान ऑन पेपर इज वेरी गुड। 3 साल इनके पास बचे नहीं है, 3 साल तकरीबन 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बचे हैं। अल्लाह करे कि ये पेपर से बाहर निकले प्लान और किसी प्रैक्टिकल स्टेज पे पहुंचे। यही एक सबसे बड़ा इशू है। आपके सामने देखें, अभी बल्दियाती हुकूमत 4 साल बल्दियाती हुकूमत गई, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स की गवर्नमेंट आ गई, कोई देयर इज नो चेंज। ना कोई कचरे का चेंज आया है कराची में, ना कोई नालों का चेंज आया है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज आया है। कराची के लिए ये जो 700 अरब और ये 800 अरब, इट इज नथिंग। कराची 2.5-3 हज़ार अरब रुपए जो है देता है। 100 अरब रुपए तो सिर्फ जो है सिंध गवर्नमेंट को देता है। और आप ये देखिए कि एक 25 अरब का ग्रीन लाइन मंसूबा तो इनसे कंप्लीट नहीं हो रहा। ये 700 अरब की बात कर रहे हैं। एक 25 अरब का जो है आपका K4 कंप्लीट नहीं हो रहा, जो कि कराची के शहरियों की जरूरत है पानी, वो इनसे कंप्लीट नहीं हुआ। वो 25 से जाके 85 और 90 पे पहुंच गया। तो जो इनकी विल होनी चाहिए काम करने के लिए, काम करने की विल जो है वो पहले दिन से नजर आती है। आपने अपना आधे से ज्यादा टेन्योर गुजार दिया और पीपल्स पार्टी ने 12 साल गुजार दिए। कराची की आवाम जो है वो महरूम की महरूम ही रही है। कराची में एज सच डिलीवरेंस लेवल जो है वो 0 है, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिलीवर। आप एक तरफ कहते हैं कि कराची जो है आपका इकोनॉमिकल हब है, मुआशी हब है। कराची की आवाम को इसे सियासी हब बनाना पड़ेगा। कराची की आवाम आज से 30-35 साल पहले इस मुल्क की सियासी हब भी थी, सियासी शहरक भी थी। तो इसी तरीके से दोबारा कराची की आवाम के अंदर वो शऊर चाहिए हमें, जो खुद अपने हुकूक के लिए आगे आए, अपने हुकूक को यूनाइटेड हों और अपने हुकूक की बात करें। बिल्कुल ठीक है। ये फरमा दीजिएगा कि फिर से ये एक इश्तराक ही है, दोनों को काम करना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत को भी काम करना पड़ेगा, ज़मीन सिंध हुकूमत दे रही होगी। फिर जब मसला आएगा कि क्रेडिट किसका होगा, तो हमने कराची में यही देखा, क्रेडिट के ऊपर आकर कोई काम भी नहीं होता है। क्या ऐसे मंसूबे जिसमें वफाक और सिंध का इश्तराक हो और हुकूमत सेम पार्टी की ना हो, क्या पूरे हो सकते हैं? आपको लगता है कि माजी में तो ऐसा हमने नहीं देखा है? सर बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरी बात को आप रिपीट कर रहे हैं। मैंने आपको अभी अर्ज किया कि K4 जो है वो ज्वाइंट मंसूबा था। आपका ग्रीन लाइन जो है वो ज्वाइंट मंसूबा है, नहीं हुए, आज तक स्टैंड स्टिल खड़े हुए हैं। ये जिस दिन ये 2018 में शुरू हो जाना था, 2020 गुजर गया, नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था, इसको आज खत्म हो जाना चाहिए था। पूरे पाकिस्तान में जो है आप देखें, कराची की आवाम खुश होती है, पूरे पाकिस्तान में ये मेट्रो बसेस चलती हैं, लेकिन कराची वालों का कसूर क्या है? वही छतों पे अभी वो शेख रशीद साहब बेवकूफ़ बना के चले गए, जो वो एक हमारी सेंट्रल रेलवे चला करती थी उसको चला दी और कहा कि ये जो है आपकी KCR चल गई। मतलब क्या बेवकूफ़ बनाने की हद हो गई है। आप KCR की बात करते हैं, KCR में वो कह के चले गए कि सिंध गवर्नमेंट ने ये करना है। अब इसी लड़ाई में सफर कराची की आवाम करती है, तो ये इस तरीके से नहीं चलेगा। समवन हैज टू, जिस तरीके से मुस्तफा कमाल का कहना है, तमाम पार्टीज को बैठकर डायलॉग की जरूरत है, बैठकर एक पेज पर आने की जरूरत है। एटलीस्ट आवाम की खातिर तो एक पेज पर आ जाए। आप अपने अपने पॉलिटिकल इश्यूज एक तरफ रखें, लेकिन खुदारा आवाम की खातिर एक पेज पर आके आवाम के इश्यूज को रिजॉल्व करें। आवाम आपसे कोई ये नहीं मांग रही कि हमारे घर में आके राशन दे दो। आपको जो टैक्स पे करते हैं उसकी बेसिक नेसेसिटीज मांग रहे हैं। आपको टैक्स पे किया जा रहा है,
आपको मैंने आपको बताया है कि 2,500 पौने 3,000 अरब रुपए टैक्स दे रहा है ये शहर। ये सिर्फ इतना मांगता है कि हमारे पास हर साल 50-100 अरब रुपए खर्च कर दो, हम डेवलप होते रहे, हम कम से कम एक लिवेबल सिटी तो बन जाए, रोडेबल सिटी तो बन जाए, ब्रीदेबल सिटी तो बन जाए, और कुछ नहीं चाहिए इस शहर को। इस शहर को सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज चाहिए। बिल्कुल ठीक है अर्शद वोहरा साहब, बहुत शुक्रिया। एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ गई है पाकिस्तान से बात कर रहे हैं और वो यही कह रहे थे कि ये मसला ऐसा ही रहेगा। ऐलानात हमने पहले भी देखे बहुत हुए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये ऐलान जो है ये कोई हतमी मरहले तक पहुंचेगा और ये जो मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे। हम भी दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे कि ये सब कुछ ऐसा ही हो जैसे कहा जा रहा है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम आगे बात करेंगे कुछ फ्रॉड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हम क्लिक कर देते हैं, कुछ चीज़ आती है और हमें पता ही नहीं होता कि ये कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है और इससे हमें कितना नुकसान होता है। वैसे यहाँ पे शुक्र है कि मैं बहुत दूर हूँ ये क्लिक वगैरह से, हाँ टेक्नोलॉजी से। मैं आई एम एन ओल्ड स्कूल, तो मुझे लगता है कि वो जंगल अच्छे हैं, किताबें अच्छी हैं, खामोशी अच्छी है, बात कर रही है ना, सबसे ज्यादा खतरे में भी यही है, क्योंकि हमें कुछ समझ लग जाएगी कि अच्छा इसको नहीं क्लिक करना, फरा के सामने जब आएगा फरा को तो फिर समझ नहीं लगेगी। और ये मसला हमारे बुजुर्गों के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है कि उनके मोबाइल में हर वक्त वायरस ही रहता है। हाँ, तो कोरोना के दौरान ये लॉकडाउन और लोगों को घरों तक महदूद रखने के बायस इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। हर एक शख्स है वो मजबूरी में ही सही इंटरनेट यूज कर रहा है। तो जालसाज और फ्रॉड करने वाले जो हैं ये भी सादा लोगों को लूटने के लिए नए हथकंडे अपना रहे हैं और इसके बारे में अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जैसे हमजा बता रहे हैं आपको। तो इस हवाले से हम आपको अलर्ट करने के लिए इस वक्त बातचीत करेंगे। हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहम्मद मुनाफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मुनाफ साहब, फरमाइएगा कि ये जो हम कह रहे हैं कि बहुत हमला का ख़तरा बढ़ गया है, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ये आप इस रुझान को कैसे देखते हैं एंड व्हाट टू डू? कैसे हमने अपने आप को महफूज रखना है साइबर हमलों से, हमारे पैसे ना निकल जाएँ अकाउंट्स में से, हम पे कोई और इस तरह का इन्फॉर्मेशन ना, कोई हमारा डेटा ना चोरी हो जाए? वालेकुम सलाम। असल में देखें ट्रेंड जो है अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ऑनलाइन एक्टिविटी बहुत सारी जो है वो ज़्यादा हो गई हैं, ख़ास तौर पे कोविड के बाद जो लोग जो वर्क फ्रॉम होम जो काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ रहा है कि बहुत सारे हमारे अनएजुकेटेड जो नॉर्मल लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं, उनको ये नहीं पता, टीचर्स को इवन नहीं पता कि किस तरह हम उसको सिक्योर करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो कॉमन सेंस की होती है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आपको एक ईमेल आती है जो कुछ कहती है कि हम ये हैं XYZ हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप उस बंदे को जानते हैं, सबसे पहली चीज़। अगर नहीं जानते तो उसकी ईमेल में वो क्या कह रहा है, वो ये शायद आपको लूअर इन करेगा कि जी आपकी लॉटरी टिकट आ गई है, आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे, आप पैसे बना लेंगे। जॉबलेसनेस का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लोग किसी भी तरह से वो उनको लोअर इन किया जाता है पैसे बनाने के लिए या किसी न किसी चीज़ पे क्लिक करने के लिए। वो जैसे ही उसको लिंक आता है, चाहे वो ईमेल के थ्रू आए, चाहे वो फेसबुक के थ्रू आए, वो अगर ज़्यादा एहतियात नहीं करेंगे तो वो बेसिकली उनका कंप्यूटर या उनका मोबाइल फ़ोन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हाईजैक हो जाता है। उसके बाद वो जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ब्राउजिंग करते हैं, चाहे वो कुछ भी करते हैं, वो सारा उस हैकर के पास उसका कंट्रोल चला जाता है। आपने 24 घंटे के लिए अपनी लाइव फीड उसको देख ली, वो आपका कैमरा एक्टिवेट कर सकता है, वो आपका माइक एक्टिवेट कर सकता है, वो आपकी फाइलों को देख सकता है। आप जो बैंकिंग, अब इंटरनेट बैंकिंग बहुत कॉमन हो चुकी है, उसके अंदर जब आप लॉग इन करते हैं आपके बाकायदा पासवर्ड उसको जा रहे हैं। इसी तरह अगर उसने आपका फ़ोन हैक किया हुआ है, आपके पास इवन दो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी है, वो इवन अपने आप को SMS भी आपके देख सक रहा है कि आपके SMS पे क्या रिसीव हुआ। और आखिर में हम यहाँ पे बैठ के दुआएं कर रहे होते हैं कि क्या हो गया। तो व्हाट टू डू? ये मतलब इसका मतलब अननोन नंबर से कॉल आए तो भी नहीं उठानी है, अननोन ईमेल आए तो भी नहीं उठानी है, अननोन कोई मैसेज है कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करना, ये बता रहे हैं आप हमें? आप उठा सकते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करें इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। वेरी सिंपल एज दैट। नहीं तो हमें एक आम आदमी को हम ये देखते हैं कि जब एक किसी शख्स को हम कहते हैं ना यार ये ना किया करो, या ख़ास तौर पे हम बुज़ुर्गों को कह रहे हो कि ऐसे ना क्लिक कर दिया करें, वो कहते हैं कि जी कि हमारे मोबाइल में ऐसा क्या है, हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऐसा क्या है। तो आम आदमी को क्या नुकसान हो सकता है, उसके मोबाइल में कंप्यूटर में ऐसा क्या है? जिस तरह आपने कहा कि वो आपका कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल इसकी देता हूँ। बहुत सारी बार मेरे साथ भी लोगों ने कहा कि हमारे पास क्या रखा हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा है, होने दो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसको इस तरह समझाता हूँ कि आपकी एक फेसबुक की प्रोफाइल है,
लोग ने आपने अपने पास तकरीबन कोई ठीक ठाक आपके रिश्तेदार भी हैं, पड़ोसी भी हैं, सब आपके दोस्त अहबाब वहाँ पे ऐड हुए हैं। आपकी वो फेसबुक की आईडी हैक हो जाती है, आपको कोई टेंशन नहीं है, बोले हैक हो गई तो क्या हो गया, मेरी तो कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही नहीं है वहाँ। होगा ये हैकर ने हैक की, उसके बाद आपकी जितनी भी लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन सबको वो मैसेज करना शुरू करेगा कि जी मैं इस मुल्क में, इस शहर में मैं रुक गया हूँ और मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत है, आप मुझे पैसे भेज दें। कुछ हमारे इतने अच्छे दोस्त होंगे कि वो कंफर्म भी नहीं करेंगे और वो वहाँ पैसे भेज देंगे, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो है। इसी तरह जब वो फेसबुक, तो ये यानी कि आपके लिए एक रेपुटेशनल लॉस तो ये सबसे बड़ा हो गया। दूसरे, आपने अगर ईमेल आईडी के साथ ही होता है तो बाज़ दफ़ा आपके बैंक जो होते हैं वो आपको अपना OTP भी भेजते हैं, यानी जब आप उसमें जब आप लॉगिन पासवर्ड डालते हैं तो ईमेल के थ्रू भी आपको वेरीफाई करवाते हैं। जब वो ईमेल के थ्रू आपको वेरीफाई करवा रहे हैं उसके बाद ये होगा कि उनके पास वो एक्सेस भी पहुंच गई और उन्होंने आपके अकाउंट में जाके सारे पैसे निकाल लिए। आप बैंक के पास रोते हुए जा रहे हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, बैंक बोलेंगे जी आपने ऑथराइज किया था, हमें तो ये हो गया, मिल गया। फिर वो इंक्वायरी में और उसमें फिर तब्दील होता है, वो फिर एक लॉन्ग प्रोसीजर में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ठीक है, आप साइबर क्राइम का शिकार बन गए हैं, तो मुनाफ साहब फिर क्या करना है? उसके बाद कोई चीज़ है कि आप कर सकते हैं या फिर सिर्फ चक्कर ही है कि आप चक्कर लगाते रहेंगे दफ्तरों के? देखिए, हमारे मुल्क का एक अलमिया यह है कि हमें अपने हुकूक या तो बताई नहीं गई या हमें मालूम नहीं है। साइबर क्राइम कानून एक हद तक ज़रूर मौजूद है। आप जो इसकी प्रॉपर अथॉरिटी है इस चीज़ को रिपोर्ट करने की, वो पुलिस नहीं है, वो FIA का साइबर क्राइम का विंग है जो हमारी तरह सिविलियंस पर मुश्तमिल है। और बिल्कुल एक आप उनके पास बेखौफ होकर जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, वो बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। आमीन, ख़ास तौर पे खुदा न खास्ता किसी के साथ फ्रॉड के अलावा भी जो आजकल हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं उसमें काफ़ी एक्टिव है। प्रॉब्लम ये कि हम उसको रिपोर्ट नहीं करते, हम यहीं पे पजल होकर बैठ जाते हैं कि जी हम क्या करें। तो FIA इज़ वन ऑफ द लीगल अथॉरिटी जिसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आती है, उसके पास आप जाते हैं, आप एक रिक्वेस्ट देते हैं रिटर्न में कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, फिर वो उस पर अपनी इंक्वायरी उस लिहाज से करती है जो भी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट होती है, हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें फेसबुक से एक मैसेज आए जी आपकी आईडी है किसी ने लॉगिन कर ली, या SMS आया, हम उसको डिलीट कर देते हैं। ये चीज़ नहीं करें, जो भी चीज़ आपके पास आ रही है वो खुल के उनको दें, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है। अगर आप कोई भी चीज़ डिलीट कर दें इस डर से कि जी मेरे साथ ये हो गया, मुझे पता नहीं चलेगा, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं उस सिलसिले में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और आपने हमें अपडेट किया। लेकिन मैं मैं नहीं इसको इंडोर्स करती क्योंकि मुझे एक दफ़ा इस तरह से फेस करना पड़ा। अच्छा, मैंने भी वैसे फ़र्क को कहा था कि फ़राह आपका ये पेज है, फ़राह का कौन सा मुझे ज़रा दिखाए, मेरा तो वो नहीं है पेज। तो इस तरह से हमारी आपस में ये बात हुई थी। खैर, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं क्योंकि उसके बगैर हमारा दिन नहीं गुजर सकता। चकवाल की मशहूर सौगात बर्फ़ी है जो खालिस दूध से बनाई जाती है और मुनफरिद जायके की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। वाह वाह, क्या बात है। हमजा की एक्सप्रेशन की क्या बात है। बर्फ़ी तो मैंने चखी नहीं, मगर वो जो ये होता है ना कि क्या बात है, सो वो देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि जी क्या है इस बर्फ़ी की। और ये हमारे नुमाइंदे रियाज अंजुम वहाँ पर मौजूद है, उनको कहते हैं ज़रा ये बर्फ़ी टेस्ट करके हमें बताएं कैसी है। जी रियाज। जी बिल्कुल, आपने चकवाल की रेवड़ी और मूंगफली तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन यहाँ पर इसकी ये ख़ास सौगात बर्फ़ी का जिक्र करना भी मकसूद है। ये बर्फ़ी खालस दूध से तैयार की जाती है। चकवाल के मुख्तलिफ देहातों से भैंसों का खालस दूध यहाँ सुबह सुबह पहुँचाया जाता है, जिससे खोया तैयार किया जाता है और इसमें चीनी डालकर इसको एक रवायती तरीके से इसकी रगड़ाई की जाती है और फिर ये कस्टमर्स को पेश की जाती है। 3 से 4 घंटे के इस अमल में यहाँ पर लाइनें लगी होती हैं। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि जो बर्फ़ी आज तैयार की जा रही है ये आज ही इसकी सेल हो जाएगी। इसके अलावा इसकी 52 साल के तजर्बे का निचोड़ ये है कि ये ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून ममालिक भी तोहफ़तन भेजी जाती है और ये बर्फ़ी इंतहाई पसंद की जाती है। और यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं उनको चाय के साथ जब पेश की जाती है तो उनको खाने का लुत्फ़ भी दोबारा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है रियाज, आपका बहुत शुक्रिया।
और मैं इसलिए ऐसा बताता हूँ कि लोग ना फील कर सकें उसको। वो क्या, एक शेर मुझे याद आ रहा था, वो तही दस्त भी क्या खूब कहानीगर था, बातों बातों में मुझे चांद भी ला देता था। मैं बातों बातों में कोशिश करता हूँ कि आपको टेस्ट हाँ, आपको मिठाई भी खिला दूँ, पाए भी खिला दूँ, सुबह सुबह सारी चीज़ें जो है उनका टेस्ट आपको करा दें। लेकिन ये भी एक आर्ट है। हाँ, तो एक्सप्लेन जायका अरोमा को एक्सप्लेन करना भी एक आर्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको ना बहुत सारी सेंसरी जो है वो चाहिए होती है। जब तक मैं हमजा की ज़रा तारीफ़ें शरीफें करती हूँ, मैं एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अच्छा, ब्रेक में तारीफ होगी जी, ब्रेक ले लेता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और आज एक बहुत अहम दिन है। माजूर अफराद के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है पीपल विद डिसेबिलिटी डे। बिल्कुल, और इस दिन के मनाने का मकसद खुसूसी अफराद की तकालीफ और उनके मुआशी और समाजी जो हुकूक हैं वो उन लोगों के लिए आगाही बेदार करना है। जो दूसरे लोग हैं उनको भी बताना है। स्पेशल अफराद को मुल्क का मुफीद शहरी बनाने के लिए इकदाम करना है। ये सबसे अहम चीज़ है कि उनको मुफीद शहरी कैसे बनाना है। और इसके बारे में हमजा, मुझे फिर वही सोच का मसला सबसे पहले, जब हम ये समझेंगे ये तो अल्लाह का अजाब है, ये तो आजमाइश है, ये तो हमारे गुनाहों की सज़ा है, तो डेफिनेटली फिर हम सज़ा को तो नहीं एम्ब्रेस करते ना, हम उसको तो नहीं उस तरह से उसके बारे में रिसेप्टिव होते या उसके बारे में हम दर्द होते या उसके बारे में कोई गौर व फिक्र करते कि कैसे आसानी की जाए। ये एक ऐसा गलत रवैया है जो बदकिस्मती से हमारे माशरे में मौजूद है। और ये मुख्तलिफ पढ़े लिखे लोग भी, समझदार लोग भी हमें इसकी वक्तन फ़वक्तन तकरार करते दिखाई देते हैं, जो बदकिस्मती है। और ऐसे बच्चों को अलहदा करते हैं अपने दूसरे बच्चों से, ये नहीं होना चाहिए। वैसे ऐसी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा अटेंशन फिर उस बच्चे को दे रही होती हैं, और सबसे ज़्यादा अटेंशन शायद उसी बच्चे का हक भी होता है। हाँ, इसलिए कि अल्लाह ताला जो आजमाइश है ना, वो उस शख्स की नहीं है, आजमाइश उनकी है जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। अगर कोई टेस्ट है, कोई इम्तहान है और अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो उनका है जिनको सब कुछ दिया है कि वो कैसे डील करते हैं उन अफराद के साथ जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा और अपनी मर्ज़ी से मुताबिक वो कुछ नहीं दिया, जो कि बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है। लेकिन इस हवाले से हम बातचीत करेंगे अपने रवैये और उनके क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ जाहिद असगर साहब मौजूद हैं, कंसल्टेंट ट्रेनर एंड कोच। एक लंबे अरसे से वो स्पेशल लोगों के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जाहिद साहब, फरमाइएगा, हमारे मुल्क में जब हम बात करते हैं कि कितनी तादाद है स्पेशल अफराद की, और अक्सर हमने देखा है वो बेचारे प्रोटेस्ट करते दिखाई देते हैं। पिछले दिनों नाबीना अफराद ने यहाँ पंजाब में, यहाँ लाहौर में उन्होंने मॉल रोड पे धरना दिया हुआ था। मतलब वो कहते हैं हमारी तो सुनी नहीं जाती, हमारी तो मानी नहीं जाती। जी, अस्सलाम वालेकुम फरा और हमजा, और आपके तवस्सुस से मैं जितने भी सुनने वाले और देखने वाले लोग हैं सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि जी हमारे यहाँ इस तरह के लोग कितने हैं, तो देखिए जो वर्ल्ड का डेटा है, WHO कहती है अब कि तकरीबन 15% लोग जो हैं वो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में अंदाज़न 3 करोड़ लोग रफली तो होने चाहिए, चूँकि हमारे पास अपना डेटा मौजूद नहीं है जी। अगर हम अपना डेटा लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास अफराद कितने हैं। अच्छा, जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि हम डिसेबिलिटी का वर्ड यूज़ ना करें, और हमें चाहिए कि हम वर्ड यूज़ करें डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, या हम लफ्ज़ यूज़ करें कि लोगों को इम्पेयरमेंट क्या है। तो इम्पेयरमेंट जो है वो डिफरेंट किस्म की हो सकती है कि इंसान देख नहीं सकता, या वो फिज़िकली इम्पेयर्ड है, या वो सुन नहीं सकता, या इंटेलेक्चुअल जो है वो उनको इम्पेयरमेंट है। जी, बिल्कुल ठीक है। ये जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, अगर इनकी बात की जाए तो हम बैरून ममालिक में देखें, बिल्डिंग बनाई जाती है, जहन में रखा जाता है कि ऐसे अफराद मौजूद हैं, इवेंट होता है तो देखा जाता है कि ऐसे अफराद मौजूद हैं। पाकिस्तान में ये स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा क्यों नहीं आ सका? क्या हम इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते हैं? कैसे लोग भी हैं और इनको भी जाना होता है, बिल्डिंग्स के अंदर जाना हो तो हम देखते हैं कि उठा के लेके जाना पड़ रहा होता है, उनके लिए भी खासा मुश्किल हो जाता है और बड़ा बुरा लग रहा होता है। देखिए, बेसिकली हमें ये देखना होगा कि हम एज अ सोसाइटी कैसे बिहेव करते हैं। तो कुछ जिम्मेदारियाँ तो मेरी, आपकी या सोशल जो लोग हैं उनकी हैं,
और कुछ जिम्मेदारियां फिर गवर्नमेंट की हैं और वो अदारे जो कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स को अप्रूव करते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये किया कि हमने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि इस तरह के जो दोस्त हैं, लोग हैं, अफराद हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस किस तरह की जो है वो स्ट्रक्चर में चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो हमारे ये डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो उस तक पहुंच सकें और उनको एक्सेस वहाँ पे दी जाए। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से हम सब नाकाम रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि जैसे अब आपका टेलीविज़न है, बाकी टेलीविज़न हैं और इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट और जो फर्स्ट लेडी हैं वो ख़ासी तवज्जो दे रहे हैं इन चीज़ों पे कि जो पॉलिसीज़ हैं उन पे कैसे अमल हो और इस तरह के जो दोस्त हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतरी कैसी लाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह वक्त गुज़र रहा है तो वी विल बी अ बेटर सोसाइटी एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव बीन इन द लास्ट मे बी 70 ईयर्स। बिल्कुल सही। वैसे तो जैसे आपने कहा कि डिफरेंटली एबल्ड लोग जो है इज़ द बेस्ट टर्म, ये है भी ऐसे। अब हमने देखा दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग गुजरे, किसी को डिसलेक्सिया था, किसी को जो है वो कोई और ऐसा सिंड्रोम, कोई ऐसी चीज़ थी जो कि जिसने उन्हें रेगुलर जो तालीम थी उसके रास्ता रोका, लेकिन उनको और बहुत सारी सलाहियतें अल्लाह ताला ने अता की हुई थी। हमारे यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? बिल्डिंग बनाना, ये सब चीज़ें उसी वक्त आएंगी ना जब हमारा पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट सही होगा कि हमने इनको भी ज़िंदगी की मेन स्ट्रीम में लाना है किसी ना किसी के लिए। एक तरह से अलाउंस, सरकारी नौकरियां, कोटे, ये सब चीज़ें देनी है हमने, नहीं उनका हक है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जब माशरे में ये एहसास पैदा हो कि ये हमारे ही बच्चे हैं, और अब अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो मैंने ये चश्मा पहना हुआ है। अब जब मैं चश्मा ये उतार देता हूँ तो मैं चश्मा उतारने के बाद मैं पढ़ नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि साइंसदानों ने मेरे लिए ये डिवाइस क्रिएट की कि मैं जब इसको पहनता हूँ तो मेरी एबिलिटी हो जाती है पढ़ने की और दूर तक देखने की। जी। तो इसका मतलब ये है कि आज जो इंसान सेहतमंद है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि कल में ऐसा ना हो। प्लस जिन लोगों में कोई ना कोई, हम जिनको हम डैप हजरात कहते हैं, और कोई इम्पेयरमेंट है, तो हमें एज अ सोसाइटी ये देखना होगा कि हम इन लोगों के लिए क्या करें जिसकी वजह से हम उनको माशरे में फ़ाल कर दें और उनको फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बना दें। लेकिन जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हम सब का, वो ये होना चाहिए कि जितने भी हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, हम समझें कि उनको हमने सब ने मिल के उनकी तालीम और तरबियत करनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, उनको शामिल करना है, और आखिर में हम ये करें कि उनको हम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बना दें, वो अपनी मैनेजमेंट खुद कर सकें, वो दूसरों के ऊपर बार ना हो। तो इस सिलसिले में हमें 3-4 स्टेप्स पे काम करना है। एक, गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट को वो पॉलिसीज़ क्या बनानी है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में आसानी क्रिएट हो, और वो जो डिफरेंटली एबल्ड जाके डिफरेंट जगहों पे करना चाहते हैं वो हो सके। मसलन कि इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है, उसके लिए उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, माँ बाप भी थक जाते हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा करें कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जल्दी बन जाए? जी। क्या हम कुछ ऐसा करें कि जो उनका SCNIC यानी स्पेशल कंप्यूटराइज जो है CNIC, वो हम कितनी जल्दी बना सकें, एक दफ़ा जाएं और वहाँ पे सारा कुछ उनके साथ हो जाए, बार बार चक्कर उनको ना लगाने पड़े। तो इस तरह की चीज़ें करने से होगा ये सिस्टम को आसान करना होगा इनके लिए। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे इस अहम मामले पर, हमारे से बात भी कर रहे थे और हमें बता भी रहे थे कि क्या चीज़ें होनी चाहिए इनके लिए। आपने एक अरसा ट्रेनिंग की है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट और सेरेब्रल पाल्सी CP चाइल्ड जो होते हैं, ये मतलब आप देखें हमारे पास इन बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है। अगर वालिदैन ने पढ़ाना हो तो डबल द फ़ी जो एक आम बच्चे की है वो यहाँ पे स्कूल्स में ली जाती है। हालांकि ये स्कूल ज़्यादा फ्री होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, ज़्यादा सहूलियात होनी चाहिए। लोगों को वॉलंटियर करना चाहिए अपना वक्त जाके, कि वो वहाँ पे ऐसे बच्चों को वक्त दें, उनको उनके साथ खेलें, उनको टाइम दें, उनको एहसास दें कि हम कम से कम जो चीज़ दे सकते हैं मुस्कुराहट है और अपना वक्त है। मेरे उस्ताद हैं और वो PhD हैं और वो ब्लाइंड हैं,
उनको नज़र नहीं आता, और वो पहले पाकिस्तानी ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं जिनको भी मुझे पिछले हफ्ते पता लगा कि उनको जर्मनी में स्कॉलरशिप मिला पोस्ट डॉक के लिए। पाकिस्तान के पहले वो ऐसे हैं, तो जो कर रहे हैं कोशिश उनको भी सराहा जाए। मैंने उनकी ज़िंदगी देखी है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते थे। खैर, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। आपके इल्म में होगा जब कसूर में बहुत सारे बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात पैदर पे सामने आना शुरू हुए तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डार्क वेब की मौजूदगी की बात की। उन्होंने कहा कि ये सब ऐसे ही नहीं हो सकता, ये रैंडम वाक़यात नहीं है, ये नेटवर्क है, ये कोई नेटवर्क है, ये कोई ग्रोह है जो कि काम कर रहा है। और फिर आपके इल्म में होगा अभी पिछले दिनों जब रावलपिंडी में एक शख्स जो है वो गिरफ्तार हुआ है, याज सुहेल नाम का, जो कि पेशावर की हुकूमत के साथ मुंसलिक था और एज कंसल्टेंट काम कर रहा था, और फिर उसको जो है वो सजाए मौत दी गई। अब एक और इस तरह का वाकया जो हमारे सामने आ गया है कि इस घिनौने धंधे में, यानी बच्चों की फोहश वीडियोस बनाकर अपलोड करने वाला एक और जुनूनी दरिंदा कानून के शिकंजे में फंस गया है। और ये FIA गुजरांवाला के साइबर क्राइम विंग्स ने नारोवाल से चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया। बिल्कुल ऐसे ही है। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग गुजरांवाला के मुताबिक मुलजिम के बारे में ब्राज़ील से इंटरपोल के जरिए मालूमात भिजवाई गई थी। क्या मालूमात भिजवाई गई थी, कार्रवाई कैसे की गई, कितना अरसा लग गया इसमें। हमारे साथ रफ़ीक मुगल मौजूद है, उनसे पूछें। रफ़ीक, बताइएगा ये पूरा मामला। जी बिल्कुल, ये नारोवाल का रिहायशी है, रियाज नाम है इस लड़के का। ये 2017 और 18 में इसने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक पे आते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे इसने ये ग्रुप ज्वाइन किया था 2017 में। ये इंटरनेशनल गिरोह था जो बच्चों की फहाश वीडियो बनाते थे, और ये वीडियो जो है ये डार्क वेब समेत और दीगर कई ऐसी वेबसाइट्स हैं उनको ये फरोख्त की जाती थी। और ये 2017 से ये मुसलसल इस घिनौने धंधे में मुलविस था। ये 3 बहनों का इकलौता भाई है और ये अंडर मैट्रिक का, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। इसके वालिद साहब जो हैं उनकी जूतों की दुकान है। तो ब्राज़ील गवर्नमेंट ने जब अपने उस मुल्क में कार्रवाई की तो उन्हें पता चला कि एक करिंदा जो है वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। फिर उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से तमाम मवाद जो है वो शेयर किया। उस पर FIA साइबर क्राइम जो है गुजरांवाला फिर वो हरकत में है। उन्होंने नारोवाल में कार्रवाई करते हुए इस रियाज नामी नौजवान को गिरफ्तार किया। इसके पास जो लैपटॉप था वो भी बरामद कर लिया गया, डिवाइसेस थी बहुत ज़्यादा वो भी बरामद की गई, और 600 से ज़ायद वीडियो जो है अभी तक जो इससे बरामद हो चुकी हैं। और मैं आपको बताऊं कि 100 से ज़ायद वीडियो वो वीडियो हैं जो कम सिन बच्चियाँ और बच्चे हैं उनकी वीडियो हैं। और इसने अपने अकाउंट पर बाकायदा तकरीबन 200 के लगभग वीडियो जो है वो शेयर भी की थी इसने उस व्हाट्सएप ग्रुप में। इस तरह ये बहुत, इसके अलावा जो तकरीबन 500 के करीब जो वीडियोस हैं वो बच्चियां और बच्चे वो तकरीबन 17, 18 और 19 साल के करीब उनकी उम्रें हैं। रफीक, हमें ये भी बताइएगा, इसके घर वालों को पता नहीं चला कि इसके पास इतने गैजेट्स कहाँ से आए जबकि इसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है? उन्होंने इससे कभी सवाल किया, क्या उनसे पूछा गया? और दूसरा ये कि जब ये अपलोड कर रहा था और ये बच्चे जो है कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया यहाँ पुलिस को, उनमें से किसी ने रिपोर्ट नहीं किया हुआ कि उनके साथ ज्यादती हुई या उनके साथ इस तरह का कोई वाकया या वकूआ पेश आया। तीसरा ये कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी डिटेक्ट नहीं कर पाई कि इस तरह का मवाद यहाँ से अपलोड हो रहा है और ये गंदा, हम एक कॉमेंट कोई लिख दे तो वो उसको साइबर क्राइम जो है वो पेश कर लेता है रिपोर्टिंग के लिए। कोई सहाफ़ी कोई बात लिख दे तो उसकी पेशियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। या बच्चों की फोहश वीडियोस अपलोड हो रही थी और किसी के इल्म में नहीं था कि ये हो रहा है। जी बिल्कुल फरा, ये जो पहला क्वेश्चन आपने किया है ये हमारे माशरे में ये अलमिया है कि हमारे जो वालदैन हैं ये बच्चों से पूछते नहीं कि इनके पास इनकम कहाँ से आ रही है, अच्छे अच्छे मोबाइल कहाँ से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे माशरे में, ये वालदैन बिल्कुल ये नहीं पूछते। उसी वजह से फिर इस तरह के जो काम जो है, इस तरह के घिनौने धंधे में बच्चे जो हैं वो मुलविस होते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए जेलों में भी सड़ते हैं। और दूसरी बात जो आपने की कि ये बच्चों की वीडियो है, अच्छा ये
इंटरनेशनल लेवल पे ये काम कर रहे थे। इसके पास ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दीगर ममालिक की भी बहुत सारी वीडियोस थी। ये एक बड़ा अहम करिंदा था, दूसरे ममालिक से भी ये वीडियोस जो हासिल की जाती थी, लेकिन किसी भी बिल्कुल इंटेलिजेंस ने कोई इस पे किसी को खबर नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने इस पे मुकम्मल तौर पर तमाम मवाद जो है वो फ्राहम किया है और इसने 2017 और 18 में जो मोबाइल ये इस्तेमाल कर रहा था वो मोबाइल फिर इसने मार्केट में भी बेचे हैं। उसके बावजूद कोई चीज़ सामने आई। FIA जो है अब इसके जो बैंक अकाउंट्स चेक कर रहे हैं कि कितनी रकम अब तक इसके पास आ चुकी चेक किए जा रहे हैं जो है। बिल्कुल ठीक है, अब हम बता रहे हैं तफ्तीश का मरहला जारी है। बहुत शुक्रिया रफ़ीक, आपने हमें आगाह कि हमें मालूम ही नहीं हुआ। ब्राज़ील का शुक्रिया कि ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने जो है हमें बताया कि जी यही लम्हा फिक्रिया है कि हमें मालूम नहीं होता कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें वैसे ही पता चल जाती हैं कि उसने ये लिख दिया और उसने ये कर दिया और उस पर गिरफ्तारियाँ भी अमल में आ जाती हैं। अपने बच्चों पर नज़र रखें और उनकी खुसूसी हिफाजत का खुद बंदोबस्त करें। अपना भी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।